Hello students, in this video we will revise chapter number 3 from history. The name of the chapter is Nazism and the Rise of Hitler. स्टूडेंट 1945 का समय है। जर्मनी जो है पूरी तरीके से अलायंस ने उसको घेर लिया है। स्टूडेंट जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जो फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था तो उसमें दो मेजर पावर थी। पहली पावर जो थी उसका नाम अलायंस था और दूसरी जो पावर थी वो एक्सेस पावर कही जाती थी। अलायंस पावर में जो मेजर पावर थी वो आपकी थी रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, और जो एक्सेस पावर थी वो थी जर्मनी, इटली और जापान। तो जर्मनी को अलायंस ने घेर लिया है। तो खतरे को पूरी तरीके से जानने के बाद हिटलर और उनके जो मिनिस्टर थे गॉबल्स, उन्होंने सुसाइड कर ली। कहाँ पे की? बर्लिन में की। बर्लिन में उन्होंने सुसाइड कर ली। बर्लिन जो है जर्मनी के अंदर ही है। जब वॉर ख़त्म हुआ 1945 के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तब इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, ये एक तरीके की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने जो नाज़ी जो पार्टी थी, तो नाज़ी जिनको कहा जाता था, तो जो क्रिमिनल्स थे, मतलब जिन्हें कहा गया कि नाज़ी जो हैं, जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने गलत चीज़ें की हैं, जिन्होंने शांति भंग करी है, जिन्होंने युद्ध में गलत काम किए हैं, जिन्होंने इंसानियत को चोट पहुंचाई है, तो उनको जैसे कहते नहीं, अरेस्ट करना और उनको सज़ा देने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी ने एक तरीके का जियोनोसाइडल वॉर किया था। ना, जिनोसाइडल वॉर का मतलब होता है स्टूडेंट, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जाता है तो उसको जिनोसाइडल वॉर कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो थे इस वॉर में मारे गए थे, जैसे कि 6 मिलियन जूस, 2 लाख से ज़्यादा जिप्सीज, 1 मिलियन से ज़्यादा पॉलिश सिविलियंस और 70,000 से ज़्यादा ऐसे जर्मन्स जो कि मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग थे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी में इस बहुत सारे लोगों को इस तरह से मारा गया था। जब न्यूमेंसबर्ग में ट्रिब्यूनल ने सेंटेंस किया था, ट्रिब्यूनल मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जिसको अभी हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। जब इस ऑर्गेनाइजेशन ने सज़ा देने की बात कही तो इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सिर्फ 11 लोगों को सेंटेंस टू डेथ, सज़ाए मौत मिली थी। क्यों? उसमें से ऐसे लोग थे, नाज़ी लोग ऐसे थे। नाज़ी मतलब नाज़ी पार्टी थी एक, और उसके लोगों को जो उस पार्टी से बिलोंग करते थे उनको नाज़ीज़ कहा जाता था। तो 11 नाज़ीज़ को सेंटेंस टू डेथ मिला था, सज़ाए मौत मिली थी। अलायंस डिड नॉट वांट टू बी हार्श। अलायंस पावर जो थी, जिसमें कि आपकी फ्रांस था, यूके था, यूएसए था, रशिया था, वो जर्मनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहता था, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। मतलब जितना वो हार्श फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे, जितना ज़्यादा क्रूएल वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे जर्मनी के प्रति, अब वो उतना हार्श नहीं होना चाहते थे। नाउ बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक में सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि जो अलायंस पावर थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपका समय है 1914 से 1918। तो इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जर्मनी का जो दुश्मन था वो कौन कौन थी? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। और अलायंस में लास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी जुड़ जाता है 1917 में, जिसकी वजह से जर्मनी जो है हार जाता है। अब जब जर्मनी हार चुका है तो अब क्या हुआ, जर्मनी के ऊपर एक पॉलिसी बनानी थी, कि जर्मन पॉलिसी बनानी थी कि अब जर्मनी का काम कैसे होगा, क्योंकि अब एम्परर, अब आपका एबैक्डेशन ऑफ एम्परर नहीं है, और एक अपॉर्चुनिटी अब आ चुकी थी कि पार्लियामेंट बनानी है और जर्मनी की सारी पॉलिसीज़ को दोबारा से बनाना है। तो वाइमर एक जगह का नाम है। तो नेशनल असेंबली वाइमर में मिलती है, और जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाना है, और जो जर्मन पार्लियामेंट है उसको रिचस्टैग बोला जाता है। वाइमर रिपब्लिक को लेकिन सब लोगों ने पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वाइमर रिपब्लिक ने जर्मनी जो हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसकी हार को एक्सेप्ट कर लिया था वाइमर रिपब्लिक ने। इसीलिए वाइमर रिपब्लिक को बहुत सारे लोगों पसंद नहीं करते थे। साथ ही साथ एक ट्रीटी बनी थी, एक तरीके का समझौता हुआ था, पीस ट्रीटी, शांति समझौता हुआ था वर्सलिस में। वर्सलिस नाम की जगह पर किन के साथ? अलायंस के साथ, अलायंस पावर के साथ हुआ था। अलायंस मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जो मेजर पावर थी। तो एक समझौता हुआ था, और ये समझौता जो हुआ था वो समझौता जर्मनी के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा था, बहुत ही कठोर था। जर्मनी बहुत सारी अपनी कॉलोनीज़ को हार चुका था,
और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी को अपनी बहुत सारी कॉलोनीज़ को देना पड़ा, पॉपुलेशन कम हो गई, बहुत सारी टेरिटरीज़ भी जर्मनी हार चुका था अपनी। आयरन 75% से ज़्यादा आयरन, 26% से ज़्यादा कोल, उसको किसको देना पड़ा? फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुआनिया को। साथ ही साथ इस तरीके से इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हुई। एलाइड पावर ने एक तरीके से जर्मनी को डीमिलिटराइज़ कर दिया। डीमिलिटराइज़ मतलब पूरी तरीके से हरा देना, उसकी पावर को कम कर देना, बहुत ही कमज़ोर कर दिया। जर्मनी को एक तरीके से कंपनसेशन, एक तरीके से हर्जाना भी देना पड़ा एलाइड कंट्रियों को, जो एलाइड कंट्रीज़ थी उनको हर्जाना देना पड़ा 6 बिलियन से ज़्यादा। और जर्मनी का जो एक बहुत ही अच्छा एरिया था जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते थे, जैसे कि रिहान लैंड, वो उसके ऊपर भी एलाइड आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया था। तो वाइमर रिपब्लिक तो बहुत सारे जर्मन्स का ये मानना था कि जो वाइमर रिपब्लिक है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो जर्मनी वॉर में हार गया है, और साथ ही साथ जो वर्सलिस में जो उनके साथ जो मतलब इतना डिसग्रेस हुआ, जो उनको इतना ह्यूमिलेट किया गया, इतना ज़्यादा उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो इन सब के लिए वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल है। नाउ इफेक्ट ऑफ वॉर, अब जो युद्ध हुआ उसका इफेक्ट क्या हुआ? इस इफेक्ट का असर जो है पूरे कॉन्टिनेंट पे, यूरोप कॉन्टिनेंट पे पड़ा था, और फाइनेंशियली, और साइकोलॉजिकली, मानसिक और फाइनेंशियली, पैसे के तौर पे ये कॉन्टिनेंट के ऊपर, यूरोप कॉन्टिनेंट पे बहुत असर पड़ गया था। और साथ ही साथ ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट था, इसको हम क्रेडिटर मानते थे, कि मतलब एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो दूसरों को उधार देता था, लेकिन अब वो डेटर बन चुका है, मतलब अब उसको उधार लेना पड़ रहा है, ये कंडीशन हो चुकी थी। और साथ ही साथ जो वाइमर रिपब्लिक अभी अभी बना था, उसको भी बहुत सारा कंपनसेशन हर्जाने के तौर पे, जो जर्मनी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो जर्मनी हार चुका था उसके तौर पे, हर्जाने के तौर पे वाइमर रिपब्लिक को बहुत सारा पैसा देना पड़ गया था। वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करने वाले 3 थे, पहले थे सोशलिस्ट, दूसरे थे कैथोलिक, और थर्ड थे डेमोक्रेट। और वाइमर रिपब्लिक क्योंकि लोगों ने पसंद नहीं किया था, इसीलिए वाइमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल भी कहा जाता था। नवंबर क्रिमिनल वाइमर रिपब्लिक को इसलिए कहा जाता था क्योंकि वाइमर रिपब्लिक ने जर्मनी की हार को समझौता कर लिया था, और साथ ही साथ वर्सलिस में जो पीस ट्रीटी बनी थी उसको भी एक्सेप्ट किया था कि जर्मनी से गलती हुई है और वो सारा कंपनसेशन हर्जाना भरेगा। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो वाइमर रिपब्लिक अभी बना था उसका उसके जो विचार थे वो एक पार्टी के साथ कोइंसाइड टकराए, और वो पार्टी आपकी क्या थी? स्पार्किटिस्ट लीग थी। जो ये स्पार्किटिस्ट लीग थी, ये बिल्कुल बॉल्शेविक पार्टी के हिसाब से, बॉल्शेविक पार्टी के पैटर्न पे चलती थी। स्टूडेंट चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा कि रशिया में जो मेजर पार्टी थी वो बॉल्शेविक पार्टी थी, और ये सोशलिज्म कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे कि मतलब जो भी चीज़ें हैं सब में बराबर बंटनी चाहिए। तो ये जो स्पार्किटिस्ट लीग थी इसका भी यही मानना था, और ये बॉल्शेविक पार्टी के रूल के पैटर्न पे चलती थी। तो एक तरीके से अब क्या होने लगा था, अलग अलग वर्कर्स की यूनियन बनने लगी थी, सेलर्स जो होते हैं जहाज़ के ऊपर जो सेलर्स होते हैं उनकी भी यूनियन बनने लगी थी। तो अब एक नई तरीके की सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट जर्मनी डिमांड कर रहा था, तो सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट अब चाहिए थी। Those who opposed to this, such as socialist, democrat and Catholics, अब जो नहीं चाहते थे कि सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट बने, क्योंकि पीपल डिमांड कर रहे थे, तो लोगों को इस तरह की गवर्नमेंट चाहिए थी, लेकिन डेमोक्रेट, कैथोलिक और सोशलिस्ट इस तरह की गवर्नमेंट नहीं चाहते थे। ये वाइमर में मिलते हैं, और वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट में जो भी चीज़ें चल रही थी, जो कि सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे, उनके एफर्ट को बुरी तरीके से ये क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, दबा देते हैं। और जो स्पार्किटिस्ट जो होते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, और वो एंग्री होकर, गुस्सा होकर एक अपनी पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम पड़ा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। जर्मनी जो वॉर लड़ रहा था, तो उसको, उसके पास अब कुछ अपना इकोनॉमिक उसकी अच्छी तो थी नहीं, पैसे तो थे नहीं, तो उनको लोन लेना पड़ता था, और अब वो जब उनको लोन रीपे करना होता था, दे हैड टू पे वॉर रिपाकेशन इन गोल्ड। तो जो युद्ध में खर्चा हो रहा था, तो वो उस खर्चे को पे करना है, मतलब जो भी गलत आपने किया है, रिपारेशंस का मतलब होता है टू मेकअप फॉर अ रॉन्ग डन, मतलब जो भी गलत किया सो सही करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जर्मनी को गोल्ड में, सोने में करना पड़ रहा था। तो एक तरीके से जर्मनी का पूरा गोल्ड रिजर्व जो था वो ख़त्म होता जा रहा था। फिर 1923 में जर्मनी ने मना कर दिया कि वो अब कोई भी पेमेंट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं देगा।
तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आपके जो फ्रेंच थे, उन्होंने जर्मनी का एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री थी, रुर एरिया, उसको पूरी तरीके से क्या कर लिया, कैप्चर्ड कर लिया, ऑक्युपाइड कर लिया। और जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने फिर उसका बदला निकालने के लिए क्या किया, पेपर करेंसी प्रिंट करना चालू कर दिया। अब पेपर प्रिंटेड इतना ज़्यादा मनी उन्होंने प्रिंट कर दिया था कि जर्मनी की वैल्यू जो मनी की होती है वो क्या हो गई, गिरने लगी, और तेज़ी से गिरने लगी। जर्मनी अब बुरी तरीके से फंस चुका था अपने कर्ज़ों में, डेप्ट में, तो उसको निकालने के लिए कौन सी कंट्री सामने आती है, अमेरिका जो है वो जर्मनी को इससे बाहर निकलती है, और वो क्या बनाती है, डॉन्स प्लान बनाती है। अब ये डॉन्स प्लान जो था, इसकी वजह से एक तरीके से जर्मनी जो फाइनेंशियल बर्डन झेल रहा था वो ईजी हो जाए उसके लिए, इसीलिए अमेरिकन ने जर्मनी की मदद करी। ईयर ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब स्टूडेंट्स होता है एक वो समय जब पूरी तरीके से सारी इकोनॉमी आपकी फेल हो जाती है, हर चीज़ के प्राइजेस बढ़ने लगते हैं, जॉब कम हो जाती हैं, डाउनफॉल होता रहता है इकोनॉमी का, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है आपका, जो कि अमेरिका में है, वो बुरी तरीके से क्रश कर गया 1929 में, और जैसे ही वो क्रैश करता है तो उसका असर पूरे वर्ल्ड पे देखने को मिला। और अब पहले तो अमेरिका मदद कर रहा था जर्मनी के, लेकिन अब जब ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में क्रैश आया तो अब जर्मनी की किसी भी तरीके से मदद यूएसए भी नहीं कर पा रहा था। वाइमर रिपब्लिक डिफेक्ट, जो वाइमर रिपब्लिक बनाया गया था उसमें कुछ कमियां भी थी। अगर पॉलिटिकली देखा जाए, राजनीतिक तौर पे, तो वाइमर रिपब्लिक बहुत ही फ्रेगाइल था, बहुत ही कमज़ोर था, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था वो उसमें उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से इसमें एक तरीके से जो कमियां आई वो क्या थी। सबसे पहली कमी थी, वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं पा रही थी, मतलब कोई एक पार्टी नहीं आ पा रही थी, मतलब 2-4 पार्टी मिल के कोलिएशन में ही काम कर पा रही थी, तो कोई एक मेजॉरिटी पार्टी अच्छे से मेजॉरिटी से जीत के नहीं आ पा रही थी। दूसरा डिफेक्ट था आर्टिकल 48, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को पूरी पूरी पावर मिलती थी कि प्रेसिडेंट इस आर्टिकल 48 का इस्तेमाल करके देश के अंदर कभी भी इमरजेंसी लगा सकते थे और लोगों के सिविल राइट को ख़त्म कर सकते थे। साथ ही साथ ये वाइमर रिपब्लिक जब भी बनती थी तो इस वाइमर रिपब्लिक ने अलग अलग 20 से ज़्यादा कैबिनेट देखी, और जो कैबिनेट बनती थी वो 239 डेज़ के अंदर क्या हो जाती थी, पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। हिटलर राइज टू पावर, नेक्स्ट टॉपिक। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हिटलर ने अपने आप को आर्मी में इनरोल किया था और वो मैसेंजर का काम करते थे, लेकिन जब जर्मनी बुरी तरीके से हार जाता है और जर्मनी को वर्सलेस ट्रीटी के जो भी पॉलिसी थी वो झेलनी पड़ी, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, तो इसकी वजह से हिटलर जो था वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो फ्यूरियस हो गया था, बहुत नाराज़ हो गया था। 1919 में हिटलर ने एक छोटी सी ग्रुप था जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी, उसको ज्वाइन किया था। बाद में इसका नाम बदल गया और कुछ समय के बाद इसका दूसरा नाम पड़ा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी। बाद में यही नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी का नाम बदल के क्या पड़ा, नाजी पार्टी। 1923 की बात है, हिटलर ने प्लान किया कि वो कुछ एरिया पे कंट्रोल करेगा, और जैसे बवेरिया, और फिर वो बर्लिन में मार्च करते हुए जाते हैं, वहाँ पे कैप्चरिंग करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और देशद्रोह के आरोप इनके ऊपर लगते हैं, फिर लेकिन बाद में इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। फिर स्टूडेंट, अभी हमने ग्रेट डिप्रेशन का समय पढ़ा था 1929 का, तो ये वो समय था जब बैंक पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए थे, बिजनेस ख़त्म हो गया था, लोगों के पास जॉब नहीं थी। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के नाजी पार्टी ने खूब प्रोपेगेंडा किया, और प्रोपेगेंडा करने का असर ये हुआ कि जर्मन पार्लियामेंट मैंने आपको बताया था रिचस्टैग थी, तो जर्मन पार्लियामेंट में नाजी पार्टी जो है वो जीत जाती है, काफ़ी वोट से, थोड़ा बहुत वोट से जीत जाती है और पावर में आ जाती है। हिटलर जो था नए तरीके की स्टाइल से पॉलिटिक्स में काम कर रहे थे, वो समझ गए थे कि लोगों से कैसे डील करना है। वो बड़ी बड़ी रैली निकलवाते थे, पब्लिक मीटिंग करवाते थे, और साथ ही साथ उनके जो पार्टी का जो बैनर होता था वो रेड बैनर होता था और उसके ऊपर स्वास्तिक बना रहता था। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, जब हिटलर पावर में आ जाता है तो वो जर्मनी में डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। 1933 38 जनवरी,
हिडेनबर्ग जो कि जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हिटलर को वहाँ की जो सबसे बड़ी पोजीशन होती है, हाईएस्ट पोजीशन चांसलरशिप, वो हिटलर को ऑफ़र करी। जैसे ही हिटलर को ये पोजीशन मिलती है चांसलरशिप की, उन्होंने एक तरीके से क्या किया, फिर जो डेमोक्रेसी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया उन्होंने। एक मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट होती है जर्मन पार्लियामेंट में। जर्मन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वहाँ पे एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से फायर होती है। और 1933 28 फरवरी का समय है। और होता ये है कि जर्मनी में हिटलर जो हैं, लोगों के जो सिविक राइट होते हैं, जैसे बोलने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, स्पीच मतलब बोलना, प्रेस, ये सारी चीज़ों को वो क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो जर्मनी में जो कम्युनिस्ट थे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो जो हिटलर था, हिटलर के जो दुश्मन थे समझ लीजिए एक तरीके से, वो कम्युनिस्ट थे। क्योंकि कम्युनिस्ट जो थे वो किसी भी तरीके से वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं करते थे, नहीं किए थे। तो कम्युनिस्ट को एक-एक करके कम्युनिस्ट को पकड़ने लगे, और पकड़-पकड़ के उनको जैसे जेल में डाल देना या कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा था। मतलब कंसंट्रेशन कैंप एक वो जगह होती थी, वो कैंप होता था जहाँ पर लोगों को बिल्कुल अलग रखा जाता था, आइसोलेट करके रखा जाता था। तो ये सब हिटलर करने लगे। उसके बाद 1933 में उसी साल 3 मार्च को हिटलर ने एक इनेबलिंग एक्ट पास किया, और इस एक्ट के बाद क्या हुआ, एक तरीके से जर्मनी में उनकी डिक्टेटरशिप लागू हो गई। इस एक्ट ने हिटलर को वो सारी पावर दे दी कि पार्लियामेंट की अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब पूरी तरीके से जर्मनी में डिक्टेटर का काम हिटलर करेंगे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी, सबको बैंड कर दिया गया। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ही दिख रही थी हर जगह, और वो थी नाज़ी पार्टी, जिसको बनाने वाले खुद हिटलर थे। स्पेशल तरीके की पुलिस बनाई जा रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेस बनाए जा रहे थे, ताकि हर जगह कंट्रोल बनाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस, जो रेगुलर पुलिस थी उसकी यूनिफॉर्म ग्रीन कलर की होती थी। एंड एसए मतलब स्ट्रॉम ट्रूपर, जिसमें कि गस्तापो भी होते थे, ये सीक्रेट पुलिस होती थी। और साथ ही साथ एसएस, प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस। तो इस तरीके के सारी पुलिस को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था, ताकि हर जगह कंट्रोल बनाया जा सके। पीपल को नाउ बी डिटेन इन गस्तापो। लोगों को गस्तापो जो सीक्रेट पुलिस थी वहाँ पे डिटेन करके अलग रखा जाता था। सीक्रेट पुलिस थी मतलब किसी को भी जेल में डाल सकते थे ये। टॉर्चर करने वाले चैम्बर बने हुए थे। पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर टू रूल बाय इम्प्यूनिटी, मतलब वहाँ पे पुलिस इस तरीके से काम कर रही थी कि किसी भी तरीके से पुलिस को कोई जवाब नहीं देना, उनके जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। रिकंस्ट्रक्शन, हिटलर ने क्या किया था, जर्मनी की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हर्मन शेषे को अपॉइंट किया था, और उनका काम था कि वो जर्मनी की इकोनॉमी से रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ बनाएंगे। और इन्होंने हिटलर को एक तरीके से सजेशन भी दिया था कि आप उधार ले लेके, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब उधार ले लेके आप वॉर मत लड़िए। लेकिन हिटलर ने उनकी बात को नहीं सुना, और बाद में शेषे जो हर्मन शेषे थे वो छोड़ के उनको चले जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इसका मतलब ये है कि ये जो स्लोगन था ये किसने दिया था, ये आपका हिटलर ने दिया था जर्मनी के लोगों को। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, और जब पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने कब्ज़ा किया तो उसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ जर्मनी का युद्ध स्टार्ट हो गया। फिर 1940 में एक ट्राईपार्टाइट एक्ट बना। ये ट्राईपार्टाइट एक्ट जो था वो जर्मनी, इटली और जापान के बीच में हुआ, और इस तरीके से जर्मनी, इटली, जापान जो थी वो एक्सेस पावर बन गई। जो हिटलर ने सोवियत यूनियन, जो आपकी रशिया थी, सोवियत यूनियन के ऊपर 1941 में अटैक किया। लेकिन हुआ ये कि सोवियत आर्मी जो थी उसने जर्मनी को बुरी तरीके से हरा दिया। किस जगह पे, स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड जो है वो रशिया में है। और उसके बाद सोवियत रेड आर्मी ने जर्मन सोल्जर्स को और बुरी तरीके से हराया। तब तक हराया जब तक कि सोल्जर्स जो थे बर्लिन नाम की जगह पे नहीं पहुंच गए। बर्लिन आपके जर्मनी में है। अभी यूएसए जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं आया है, अभी यूएसए इन सब चीज़ों से दूर है, अमेरिका दूर है। लेकिन जो जापान था आपका, वो भी वॉर से अलग नहीं था, और जापान भी अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था।
तो जापान ने क्या किया था स्टूडेंट्स की, यूएसए का जो नेवल बेस था, जो नौसेना, जो जिसे हम कहते हैं नौसेना, तो जहाँ पे इनका बेस बना हुआ था वहाँ पे जापान ने अटैक किया। और जब जापान ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का जो पर्ल हार्बर था, जो कि नेवल बेस था, वहाँ पे जब बॉम्ब गिराया, तब जाके यूनाइटेड स्टेट जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ जाता है। वॉर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है। हिटलर की डिफीट होती है, हार होती है, और यूनाइटेड स्टेट जापान से बदला लेने के लिए जापान के ऊपर, जापान की जो जगह है हिरोशिमा, उसके ऊपर बॉम्ब गिराता है। नाजी वर्ल्ड वाइड, हिटलर की एक आइडियोलॉजी थी, एक सोच थी। उनका मानना था, उन्होंने कॉन्सेप्ट माना था लिबेंसरम। और ये लेबेंसरम का मतलब ये होता था कि लिविंग स्पेस, मतलब कि उनका ये मानना था कि अगर अपनी जगह को बढ़ाना है तो नई नई टेरिटरीज़ के ऊपर कब्जा करना होगा, नई नई टेरिटरीज़ को जोड़ना होगा अगर हमें सेटलमेंट करना है। और इसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए कि कैसे और टेरिटरीज़ के ऊपर कब्जा करना है, उसके लिए उन्होंने किसको चुना? सबसे पहले पोलैंड को चुना। रेशियल स्टेट, हिटलर जो था वो रेशियल स्टेट बनाना चाहता था। रेशियल का मतलब होता है जिसे हम हिंदी में नस्लवाद कहते हैं। तो जब हिटलर के हिसाब से जो लोग अनडिज़ायरेबल हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, अपंग हैं, तो वो एक तरीके से देश के ऊपर क्या है? बर्डन है। तो इस तरीके के लोगों को देश की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो नाज़ीज़ थे वो हमेशा ये चाहते थे कि जो सोसाइटी हो, जो समाज हो, वो प्योर और हेल्दी हो। नॉर्डिक आर्यंस, इनको ये टॉप पे रखते थे। इनको ये मानते थे नॉर्डिक आर्यंस को कि वो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं, सबसे ज़्यादा सही हैं। बाकी और जितनी भी जो अदर आपके कम्युनिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और अनडिज़ायरेबल हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे जिसके अंडर लोगों को मार दिया जाता था, जो भी अनडिज़ायरेबल होते थे, जो जर्मनी के लायक नहीं होते थे। जैसे यूथनेशिया प्रोग्राम चलाया था। यूथनेशिया प्रोग्राम मतलब कि जैसे कि मतलब इसका ये होता है स्टूडेंट कि अपनी स्वयं की इच्छा पे खुद को मार देना। तो ये यूथनेशिया प्रोग्राम इस तरीके से चलाया इन्होंने। फिर साथ ही साथ जर्मनी में जो रहने वाले जो जूस होते थे, एक तरीके का समुदाय था, जूस था, तो इस कम्युनिटी को भी अनडिज़ायरेबल माना जाता था कि ये भी सही नहीं है। साथ ही साथ जिप्सीज़ या जो ब्लैक कलर के लोग होते थे, तो नाज़ी जर्मनी में इन सबको क्या माना जाता था? बिल्कुल लो माना जाता था। मतलब ऐसी ये कम्युनिटी थी कि इनको मार देना चाहिए। जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर ऑक्युपाइड किया, जब उसको ऊपर कब्जा कर लिया, तो द पार्ट ऑफ रशिया कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। तो रशिया के कुछ पार्ट के लोग थे, उन सिविलियंस को, नागरिकों को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था कि लेबर बन के काम करना है। बहुत सारे लोग तो सिंपली काम की कमी की वजह से और भुखमरी की वजह से भी मर जा रहे थे। और अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि जो नाज़ी जर्मनी में जो नाज़ी होते थे, वो जूस से इतनी नफ़रत क्यों करते थे, इतना ज़्यादा क्यों उनको उनके प्रति मतलब इतनी हेट्रेड थी। इनका ये मानना था नाज़ी हेट्रेड ऑफ जूस हैड अ प्रिकर्सर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड जूस। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप एज किलर ऑफ क्राइस्ट। इनका ये मानना था कि जो जूस हैं, उनकी वजह से जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो भगवान हैं, उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए जूस को सबसे ज़्यादा अनडिज़ायरेबल माना जाता था और इनको बिल्कुल अलग रखा जाता था। दे सर्वाइव्ड ओनली, ये अपने जीवन यापन के लिए, कमाने के लिए व्यापार कर लेते थे, मनी लेंडिंग का काम करते थे। साथ ही साथ जूस जो थे बिल्कुल एक अलग एरिया में रहते थे और उन एरियाज़ को घीटोस कहा जाता था। रेशियल एटोपिया, रेशियल एटोपिया अंडर द शैडो ऑफ वॉर की आड़ में नाज़ी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडिया। तो नाज़ी पार्टी एक तरीके से अपना जो उनका आइडिया था, रेशियल आइडिया, उसके आड़ में क्या कर रही थी? एक तरीके से लोगों को मर्डर कर रही थी। जैसे कि उन्होंने पोलैंड को ऑक्युपाइड कर लिया था, तो पोलैंड के लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाला जा रहा था, उनकी प्रॉपर्टी से उनको बेदखल किया जा रहा था। पोल्स मतलब जो पोलैंड के लोग हैं, तो पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल। तो जो पोल्स होते थे उनको जैसे कि भेड़ बकरी को चराया जाता है, उस तरीके से उनको उनके घरों से निकाला जा रहा था और उनके लिए एक अलग तरीके की गवर्नमेंट बनाई गई थी, जनरल गवर्नमेंट। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिज़ायरेबल ऑफ द एम्पायर, मतलब ये एक ऐसा बना दिया गया था कि जो सबसे ज़्यादा अनडिज़ायरेबल है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से इनको रखा गया था। जो भी पॉलिश चिल्ड्रन, जो बच्चे होते थे,
जो देखने में बिल्कुल शक्ल से आर्यन की तरह लगते थे, उनको उनकी माँओं से ज़बरदस्ती छीन लिया जाता था और उनको मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, रेस एक्सपेरिमेंट किया जाता था। अगर वो रेस टेस्ट पास कर लेते थे, मतलब नस्ल टेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो उनको दे वर रेज़्ड इन जर्मन फैमिली, तो उन बच्चों को जर्मन फैमिलीज़ में बड़ा किया जाता था। और अगर वो बच्चे रेस टेस्ट को पास नहीं कर पाते थे, तो उनको अनाथालयों में भेज दिया जाता था। थैंक यू।